दोस्तों आज की क्लास में पिछले जो क्लास में पिछली क्लास नंबर 3 में हमने एक लास्ट सवाल छोड़ दिया था। उसी सवाल से आज का ये क्लास स्टार्ट हो रहा है कि ब्रिटिश संविधान की कोई दो विशेषता लिखी। ब्रिटिश संविधान की कोई दो विशेषता लिखनी है। 2020 के एग्जाम, 2016 के एग्जाम, 3 एग्जाम में लगातार पूछा गया है कि संविधान एक विकसित ब्रिटिश संविधान है, उसका संविधान कैसा है? विकसित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं, वरन उसका विकास हुआ। उसका निर्माण नहीं हुआ, क्या हुआ? एक विकास के रूप में उसका विकास हुआ है। और इसने वर्तमान स्वरूप सदियों से विकसित विकास के बाद हुआ। दोस्तों उसका जो ब्रिटेन के संविधान का जो आज का स्वरूप है वो बहुत ही सदियों यानी लंबे टाइम से चलता आ रहा है और आज विकसित हुआ है, प्राप्त किया है। जबकि भारत, अमेरिका, फ्रांस, अन्य देश संविधान के ऐसे ही संविधान है जो बहुत लंबे समय से आज के स्वरूप में आए, जिसका निर्माण किसी एक विशेष सभा के द्वारा। दोस्तों एक ऐसा संविधान है, भारत है, अफ्रीका है, फ्रांस है, दोस्तों ब्रिटिश देश है, इसका संविधान का निर्माण एक विशेष सभा के द्वारा किया गया। दोस्तों ये एक विकसित प्रकार का संविधान है, पहली विशेषता होगी। ठीक है, एक अलिखित संविधान। दोस्तों कैसा? अलिखित है, किसी के द्वारा लिखा नहीं गया। वर्तमान समय में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से प्रलेख के रूप में होना चाहिए। ब्रिटिश संविधान दुनिया का एकमात्र अलिखित संविधान। दोस्तों आप जानते होंगे कि भारत का संविधान लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन ये ब्रिटिश का संविधान है, बहुत ही विकसित संविधान है, लेकिन अलिखित है, किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है। ये अलिखित संविधान है। और ये अलिखित संविधान का उदाहरण है, अंग्रेजी लोग सिद्धांतवादी कम होते हैं। दोस्तों अंग्रेज लोग होते हैं वो सिद्धांतवादी कम होते हैं और व्यवहारवादी अधिक होते हैं। ये कैसे? अब कोई व्यक्ति है वो सिद्धांतवादी है या फिर व्यवहारवादी, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? तो सिद्धांतवादी वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति किसी एक लॉजिक के हिसाब से अपने कार्य को करता है, अपनी बात को करता है, अपने व्यवहार को, अपना जो भी बात करने का तौर तरीका है या फिर किसी निर्णय लेने का जो तरीका है वो एक सिद्धांत के तौर पर करता है। उस सिद्धांत को बदलता नहीं है। एक बार सिद्धांत ले लिया तो मतलब फिक्स कर दिया तो फिक्स है। तो एक सिद्धांतवादी मनुष्य होता है। एक व्यवहार, जैसा व्यवहार होता है सामने वाले का, उसी के हिसाब से निर्णय ले लिया जाता है। वो कोई व्यवहारवादी होते हैं और कोई सिद्धांतवादी होते हैं। तो अंग्रेजी लोग है वो कैसे? सिद्धांतवादी नहीं है, व्यवहारवादी लोग है। इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिश्चितता। यानी जो ब्रिटिश लोग हैं वहां पर अंग्रेजी लोग रहते हैं, तो अंग्रेजी लोग सिद्धांतवादी नहीं होते, यानी फिक्स नहीं होता है, उसका व्यवहार कहता है वैसे चले जाते हैं। तो ब्रिटिश लोगों का, अंग्रेजी लोगों का जो संविधान है वो लिपिबद्ध यानी लिखा नहीं गया, लिखने में अनिश्चितता रही। यानी कि लिखने में अनिश्चित, मैंने लिखना था लेकिन नहीं लिख पाए, क्योंकि वो व्यवहारवादी बदलते रहते हैं लोग, इसलिए संविधान को भी बदलना पड़ता है। दोस्तों हमने पढ़ा ब्रिटिश संविधान की विशेषता, विकसित है और लिखित संविधान है, दो विशेषता थी, पढ़ ली। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मैग्ना कार्टा क्या? 2018 के एग्जाम में पूछा गया। मैग्ना कार्टा 15 जून 1215 को विद्रोही सामंतों ने राजा जॉन को रेनीमेड नामक स्थान पर सामंतों द्वारा प्रस्तावित मांगे पत्र अर्थात अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। एक पत्र होता है जैसे कि अधिकार पत्र, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इस अधिकार पत्र से निश्चित हुआ कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कर नहीं लिया जाएगा। दोस्तों जो मैग्ना कार्टा था एक प्रकार का कर था, तो वो कर किस प्रकार का कर था? ये तारीख दे रखी 15 जून 1215 को विद्रोही सामंत, यानी सामने वाले जो विद्रोही सामंत थे, राजा थे, वो राजा जॉन को रेनीमेड नामक स्थान पर सामंतों द्वारा प्रस्तावित मांगे पत्र पर अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, एक अधिकार पत्र होता है वो दे दिया गया और उसे अधिकार मैग्ना कार्टा कहते हैं, पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। दोस्तों जब राजा को जॉन रेडीमेड नामक स्थान पर, जब राजा को वहां पर जॉन को लेकर गए और वहां पर उसको जबरदस्ती उस मैग्ना कार्टा पर साइन करवाए, यानी हस्ताक्षर करवाए, बाध्य कर लिया। और इस अधिकार पत्र पर निश्चित हुआ, और अधिकार पत्र पर, वो अधिकार पत्र था, उस पर निश्चित हो गया कि राजा परिषद की आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कार्य वो नहीं लगाएगा। इस पत्र ने राजा की निरंकुशता का अंत कर मर्यादित राजतंत्र और
विधि के शासन की स्थापना की, सामान्यतः जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूलाधिकार बन गया। तो यही मैग्ना कार्टा था दोस्तों। 2017 और 2015 दो एग्जामों में सवाल पूछा गया। यही सवाल दोस्तों बार बार सवाल वही आ रहे हैं लगातार कंटिन्यू, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अति इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में आते हैं कि अभी समयों से आप क्या समझते हैं? अभी समय ब्रिटिश संविधान में अभी समयों का क्या अर्थ है? अभी समय क्या होता है, यही देखना है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश संविधान में अभी समय संविधान के वे आधारभूत नियम होते दोस्तों। अभी समय होते हैं वो एक प्रकार के नियम होते, वे नियम होते जो अलिखित होते। कैसे अलिखित होते? वे भी शासन के प्रमुख दिन प्रतिदिन व्यवहारिक संबंधों और कार्यों का संचालन करके इसके अंतर्गत रीतियों, समझौते, स्वभाव, आदत, परंपराएं आते हैं दोस्तों। इस अभी समय होता है, वे एक प्रकार के संविधान, अलिखित संविधान होता है जो दिन प्रतिदिन व्यवहारिक संबंध होते हैं, कार्य का संचालन किस प्रकार से किया जाता है, या फिर रीति रिवाज किस प्रकार है, समझौते किस प्रकार है, स्वभाव कैसा है, आदत, परंपरा आदि ये सभी आते हैं जो चिरकाल तक बड़े बड़े अधिकारियों के दिन प्रतिदिन के संबंध निर्धारित करते हैं। प्रोफेसर डायसी के अनुसार संविधान के अभी समय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं दोस्तों। संविधान का जो अभी समय वो रीति रिवाज है, वो समझौते हैं जिसके अनुसार पूर्व प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हो या पार्लियामेंट के विशेषज्ञ। दोस्तों ये संविधान का जो अभी समय होता है, तो संविधान का अभी समय एक ब्रिटिश देश का जो संविधान है तो उसमें ये लिया गया है। और उसमें क्या होता है कि अभी समय के अंतर्गत दिन प्रतिदिन जो व्यक्ति के व्यवहार और उसके संबंधों, कार्य संचालन किस प्रकार हो रहा है, रीति रिवाज, समझौते, स्वभाव, आदत, परंपराएं जो चिरकाल से बड़े बड़े अधिकारियों दिन प्रतिदिन, तो संविधान के अभी समय रीति रिवाज, समझौते हैं और विधानमंडल के अंग है। और हम कह सकते हैं चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हो या फिर पार्लियामेंट के विशेष अधिकार हो, यानी कि जो भी एकदम फिक्स समझौते हो, किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, वो सभी के सभी अभी समय को यानी कि फिक्स तौर पर लिए जाते हैं, संविधान के अंदर लिखे जाते हैं, वही अभी समय होते हैं। चलिए दोस्तों 2018 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए सवाल क्या कि अभी समय और कानून में कोई शार अंतर। दोस्तों अब तो आपको समझ में आया कि अभी समय क्या होता है और कानून क्या होता है। कानून भी अलग होता है और अभी समय, यानी कि ये इसमें दोनों में फर्क किस प्रकार है। 4 अंतर है। कितने? कानून लिखित होने के कारण सर्वविदित, जबकि अभिसमय के लिए जागरूकता होना आवश्यक है। दोस्तों अभिसमय होता है वो सरकार किस समय कौन सी योजना निकाल रही है, कौन सा कार्य कर रही है, किस प्रकार का व्यवहार दर्शा रही है, कौन से अच्छे कार्य, कौन से बुरे कार्य, उसके विरोध में क्या करना चाहिए, तो वो क्या होते हैं? अभी समय होते हैं। ठीक है। और कानून होते हैं वो लिखित और क्या होते हैं? सर्वविदित होते हैं, सबको पता होते हैं। कानून एक फिक्स होते, कानून के भारत का ये कानून है और इस कानून के तहत ये सजा होती है और ऐसा ऐसा होता है, तो वो फिक्स है। कानून क्या होता है? फिक्स है। कानून के अनुसार किसी गलती पर जेल है और उस जेल का कुछ भी हो सकता है, फांसी तक हो सकती है, वो कानून होता है। लेकिन जो अभी समय होता है वो सरकार या फिर कोई व्यक्ति किस प्रकार का अभी इसी समय किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो वो अभी समय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर क्या है? ये अभी समय और इस कानून में अगला अंतर क्या है? कानून किसी कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा के परिणाम होते। दोस्तों कानून है वो किसी निर्मात्री सत्ता कौन है? हमारी भारत की निर्मात्री सत्ता कौन है? सरकार। भारत सरकार है वो भारत की निर्माती सत्ता है, तो एक निर्मात्री सत्ता की इच्छा का परिणाम होती है। कानून एक भारत सरकार के द्वारा इच्छा के अनुसार परिणाम यानी इच्छा के अनुसार जारी किए जाते हैं, परिणाम होते हैं। जबकि अभी समय उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं, किस प्रकार का व्यवहार किया गया है या फिर कोई उदाहरण दिया गया है, तो वो भी अभी समय के अंतर्गत आता है। ठीक है। कानून में निश्चितता का भाव होता है। कानून होता है उसमें निश्चित यानी निश्चितता का भाव होता है, एक निश्चित प्रकार का भाव होता है वो कानून में, यानी कानून तो फिक्स होता है यानी निश्चित प्रकार का भाव होता है और एक विशेष समय में लागू किया जाए। एक विशेष ऐसा समय, जैसे कि किसी ने गलती कर दी यानी कि वो विशेष समय और उसी विशेष समय में उसी गलती में वो कानून लागू किया जाता है। जबकि अभी समय अस्पष्ट अनिश्चित होते। कैसे अस्पष्ट और अनिश्चित होते? उसके लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता, कभी भी लागू हो सकता है।
ठीक है, जैसे कि कोई बात चल रही थी और हमने उदाहरण दे दिया तो वो उदाहरण फटाक से लागू हो गया कि वास्तव में तुझे उदाहरण दिया बिल्कुल सही है कि उसके साथ में ऐसा हुआ था और ये इसके साथ में ऐसा हो गया, और ऐसे ही इसको पता होता तो ये ऐसा नहीं करता, यानी कि उदाहरण वहीं पर लागू हो जाता है। लेकिन कानून होता है वो किसी विशेष परिस्थिति में लागू होता है। अगर हमने गलती नहीं कही है तो हमारे पर कानून कैसे लागू हो सकता है, हमें कैसे सजा कोई सुना सकता है? अगर गलती होगी तो फटाक से कानून लागू हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, कानूनों के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है। दोस्तों कानून होते हैं, कानून, उसके पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति होती है, राज्य सरकार की, राज्य पुलिस है, एक पुलिस शक्ति है, एक राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है, ठीक है, भारत सरकार, यानी कि विशेष तौर पर कहा जाए तो राज्य की प्रभुत्व शक्ति होती है। ठीक है, शक्ति का दबाव होता है और इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त, एक न्यायिक संरक्षण, एक कोर्ट के द्वारा न्यायिक यानी उसे जनता को न्याय देने का संरक्षण प्राप्त होता है। जबकि अभिसमय का पालन व्यक्ति की इच्छा, अभिसमय होता है यानी व्यक्ति की इच्छा, अगर व्यक्ति की इच्छा है तो उसे उदाहरण देगा, उसे अगर व्यक्ति की इच्छा है और तो उसका यानी कि कोई सामने हमारे पास आए कि हमारा फैसला करो, हमारे में झगड़ा हो गया है, हमारा फैसला करो, इसने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया, तो इसमें आप फैसला करके दो, तो अगर सामने वाले की इच्छा है तो वो फैसला करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो सामने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो किस में आता है? अभिसमय में आता है। और उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित नहीं किया। दोस्तों उल्लंघन करता है तो व्यक्ति, दोस्तों अब मैंने अभी कहा कि कोई फैसला लेने के लिए हमारे पास आया, ठीक है, कोई सरपंच है और गांव का सरपंच है और किसी के दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो गया, तो वो अपना जो समस्या है वो सरपंच के पास में लेकर जाएंगे, तो सरपंच कहेगा, सरपंच की मर्जी होगी तो उसको फैसला देगा, नहीं तो देगा नहीं देगा। और सरपंच की दोस्तों जब दोनों पड़ोसियों में एक पड़ोसी की गलती है तो सरपंच थोड़ा ही उसको दंडित करेगा, यानी कि उसमें दंडित नहीं किया जा सकता। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने सरपंच का उदाहरण दिया केवल मात्र समझाने के लिए। ओके, एकल कार्यपालिका से आपका क्या अभिप्राय? एकल कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों? आप लिख भी सकते हैं, आपने 11th-12th की क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि एकल कार्यपालिका क्या होती है। इससे आपका क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है? 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट की सवाल की श्रेणी में। एकल कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति या समिति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति होती है वो एक ही शक्ति सॉरी, एकल कार्यपालिका के अंतर्गत, इस एकल कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति या समिति में निहित रहती है। एक ही व्यक्ति या फिर समिति में यह शक्ति, एकल कार्यपालिका की शक्ति है वो निहित रहती है। अगर कार्यपालिका शक्ति, समस्त शक्तियां संवैधानिक तौर पर एक ही व्यक्ति में निहित रहती है तो उस एकल कार्यपालिका कहा जाए। दोस्तों अगर कोई ऐसी शक्ति है जो किसी एक समिति या फिर एक व्यक्ति के अंदर निहित होती है तो उसे एकल कार्यपालिका शक्ति के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक बार पुनः समझ लेते हैं कि एकल कार्यपालिका शक्ति वो शक्ति होती है जो कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति या समिति में निहित होती है, किसी एक व्यक्ति के अंदर या फिर एक समिति के अंदर निहित होती है, यानी कि समाई हुई होती है, वो शक्ति कार्यपालिका शक्ति होती है। और समस्त शक्तियां संवैधानिक तौर पर एक व्यक्ति में, यानी पूरी, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी शक्तियां है किसी विशेष कार्य के लिए, जितनी भी शक्तियां है कार्यपालिका की, वो किसी एक व्यक्ति या फिर एक समिति के अंदर निहित है, तो उस समिति को, उस संस्था को, उस व्यक्ति को एकल कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत देखा जाएगा, माना जाएगा। जैसे कि भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, ये कैसा है? एकल कार्यपालिका है। ठीक है, चलिए राजमुकुट से क्या तात्पर्य है? राजमुकुट 2019 में राजमुकुट, दोस्तों राजमुकुट क्या है? अलग अलग एग्जाम 2016। क्राउन से आपका क्या है दोस्तों? क्राउन भी कहते हैं, राजमुकुट को क्राउन भी कहते हैं। 2017 सवाल सेम है लेकिन भाषा अलग अलग है, देख रहे होंगे। चलिए इसको डिस्कशन कर लेते हैं। राजमुकुट या फिर क्राउन राजसत्ता का वह प्रतीक, किसी राजसत्ता यानी किसी राज्य की सरकार राजसत्ता का वह प्रतीक होता है जैसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी है जिसके द्वारा
प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज के समय में ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले जमाने में क्या होता है कि राज मुकुट यानी कि राजा का मुकुट, जब कोई व्यक्ति किसी राज्य का राजा बनता है तब वो अपने सिर पर एक अपने मस्तक पर, अपने सिर पर मुकुट धारण करता है, तो वो ही राज मुकुट होता है। मैंने अपनी भाषा में बताया, ठीक है। लेकिन इसकी भाषा में क्या है कि राज मुकुट, इसको क्राउन कहते हैं इंग्लिश में। राजसत्ता यानी कि किसी राज्य की सत्ता, राज्य की सरकार का वह प्रतीक होता है जिसे सम्राट सम्राट यानी कि राजा राजपद यानी कि राज्य का जो पद होता है, गद्दी होती है, उसको ग्रहण करने के समय, उस पर बैठने के समय जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उस समय जो मस्तक यानी सिर पर धारण करता है, किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट करता है, उसे राजमुकुट कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय, आज समय में राजमुकुट एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया। दोस्तों राजमुकुट ने आज के समय में एक संवैधानिक अर्थ प्राप्त कर लिया है। ये संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था होती है, एक राजमुकुट वो संस्था होती है जिसमें व्यक्ति में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं वे सभी हैं जिसके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर ओग के शब्दों में, प्रोफेसर ओग कोई होगा विद्वान, उसने क्या कहा कि राजमुकुट सर्वोत्तम कार्यपालिका है। दोस्तों सर्वोत्तम यानी सबसे ऊपर जो कार्यपालिका है जो वो राजमुकुट है। आज के जमाने यानी भारत में, आज का जो भारत है उसका राजमुकुट कौन है? अगर आपसे मैं सवाल पूछ लूं कि आज के भारत में राजमुकुट कौन है, यानी राजा का जो मुकुट है। अब आज आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा, राष्ट्रपति को देखा होगा, तो क्या वो प्रधानमंत्री वो अपने सिर पर मुकुट पहनता है कि ये राजा है? तो उसने, आपने पहले जमाने में महाभारत रामायण देखी होगी, तो उसमें राजा होता था वो मुकुट पहनता था बहुत बड़ा। तो आज के जमाने में है तो वो राज मुकुट नहीं पहनते, तो उसको पहचाना कैसे जाता है आज के जमाने में? तो राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका होगी तो उसे आज के जमाने में क्या कहा जाएगा? राजमुकुट। सर्वोच्च न्यायपालिका तथा शासन की नीति निर्माण की संस्था, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों, संसद का सम्मिश्रण। मुकुट का सार्वजनिक यानी पूरा मुकुट किस प्रकार बना है? आज मुकुट के भी भाग हो किस प्रकार, राजा, मंत्री, संसद का मिश्रण, ये मुकुट के अलग अलग स्थानों पर आते हैं, ठीक है। मुकुट है ये भी, यानी कि एक संस्था है, एक सरकार है, तो वही मुकुट होता है। वस्तुतः राजमुकुट का तात्पर्य सर्वपूर्ण सरकार से लिया गया। दोस्तों आज के जमाने में मैंने अभी आपको बता दिया कि पूरी भारत की सरकार है, तो वो एक प्रकार का संपूर्ण सरकार को राजमुकुट का दर्जा दिया गया है, यानी इसका तात्पर्य मान लिया गया, ठीक है, लिया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल, आप राजमुकुट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62 सवाल, ब्रिटेन में राजा कौन बनता है? दोस्तों ब्रिटेन देश है, उसमें राजा कौन बनता है, किस प्रक्रिया के आधार? 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रिटेन में राजा या सम्राट अर्थात किंग वह व्यक्ति होता है, ब्रिटेन देश में राजा वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीत होता है। जो ब्रिटेन के प्रमुख यानी सबसे ऊपर वाला पद होता है उस पर आसीत यानी उस पर बैठता है, तो वही क्या होता है? राजा होता है। यह एक उत्तराधिकारी पद होता है। कैसा उत्तराधिकारी पद होता है? एक उतरता है दूसरा चढ़ता है, यानी उत्तराधिकारी पद होता है। इसमें सम्राट अथवा सम्राज्ञी का सर्वश्रेष्ठ पुत्र अथवा पुत्री सिंहासनाधिकारी हो, किंतु यदि किसी राजा का पुत्र हो ही नहीं, या राजा को किसी कारण पदच्युत कर दिया जाए, तो उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी व्यवस्था की वहां पसंद करती है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति राजा है और उसका पुत्र नहीं हो, या फिर कोई राजा है उसे अपने पद से निकाल दिया जाता है, अपने पद से निष्कासित, पदच्युत कर दिया जाता है, पद से नीचे उतार दिया जाता है, आपको राजा बनने की योग्यता नहीं है, आप राजा नहीं रह सकते, हम आपका विरोध करते हैं, तब यानी कि पदच्युत कर दिया जाता है, कर दिया हो, तो उसके अधिकार उत्तराधिकारी होते हैं, उसकी व्यवस्था वहां संसद करती है। संसद वहां पर उत्तराधिकारी, अब आगे कौन बढ़ेगा तो वो वहां पर संसद बताती है। दोस्तों अगली वीडियो अगली क्लास में रहेगी। दोस्तों क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी और आपको भी वॉच कराने में दिक्कत होगी। अगर आप खुद की 1 वीक सीरीज पढ़ रहे हैं और साथ में ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम में बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनने की संभावना रहती है। दोस्तों अगर आप वैसे बीपीएल कैटेगरी से हो तो बहुत ही आपको फायदा भी रहेगा। बीपीएल कैटेगरी के वालों को तो मैंने सुना है कि जो जितने उसने कॉलेज की जो फी भरी है उतनी की उतनी वापस भी मिलती है, ऐसा सुनने में आया है।
तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके लिए 60% होना ज़रूरी है। अगर आपके 60% यानी कि फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, तो ऐसा होना बहुत ही दिक्कत आती है। ऐसा मैंने सुनने में आया कि स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंस हो जाता है कि आपको एग्ज़ाम में परसेंटेज होने चाहिए दोस्तों, और आगे भी बहुत ही काम आएँगे, आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।